Hello and welcome everybody. Welcome back to my channel When Humanities is Life. This is part 2 of the chapter on property law. इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स से. पहले सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हमारे सेल के बारे में जो भी है बहुत ही एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है. डेफिनेशन क्या है सेल की? सेल मीन्स अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी in exchange for a price. And in case of a sale, the consideration will be some amount of money, a price. उसके पहले consideration क्या है? Consideration means something in return. अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो obviously किसी चीज़ की exchange में ही देंगे. This something in return, this thing for exchange is the consideration. ठीक है? In case of sale, the consideration will always be a price. There are 5 essential features of a valid sale. 5 पॉइंट्स रहेंगे ऐसे. पहले तो there should be 2 parties, 2 ऐसे पार्टी होना चाहिए. Both the parties should be competent. थर्ड पॉइंट ये है कि the property which is to be transferred should be in existence. प्रॉपर्टी के एब्सेंस में हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे. फोर्थ पॉइंट क्या है? द कंसिडरेशन शुड बी मनी. ये सेम पॉइंट से सिर्फ रिपीट किया जा रहा है. ये आपके लिए बहुत ही आसान एक पार्ट है. एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो सेल होगा इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ केस लॉ. मैडम पिल्लाई वर्सेस बदरकाली. इम्पॉर्टेंट केस है. इसी से आपका क्वेश्चंस में एग्जाम्स में इसी से आपका क्वेश्चन आएंगे. क्या हुआ था यहाँ पे? जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ मतलब कौन? प्लेंटिफ मतलब जिसने कंप्लेंट लॉन्च किया. एंड डिफेंडेंट मतलब कौन? जिसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च किया गया. अब मैडम पिल्लाई जो है इस केस की प्लेंटिफ है. शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ अ मैन बदरकाली एंड शी मेड अ क्लेम ऑफ मेंटेनेंस. मेंटेनेंस मतलब अगर आप फैमिली जस्टिस सिस्टम पढ़ चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा मेंटेनेंस मतलब क्या है. मेंटेनेंस इज अ क्लेम ऑफ मनी विच द वाइफ और एनी स्पाउस डिमांड्स इन एक्सचेंज ऑफ डाइवोर्स. ठीक है. अब ये जो बदरकाली है, ये जो मैडम की जो हस्बैंड है, he orally transferred land of worth ₹100. Later, husband ने क्या किया? ये जो ₹100 की लैंड है वो इसी लैंड को बेचना चाहा मैडम पिल्लाई को. अब मैडम पिल्लाई तो ऑलरेडी इस लैंड की मतलब मालकिन है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको ओरली ट्रांसफ़र कर दिया गया था लैंड ₹100 की, किसी भी पैसे की मतलब absence में ही, because simply that was the maintenance the husband was giving. Now he wants to sell the land, obviously by breaching her confidence. अब मैडम पिल्लाई ने क्या किया? she went to the court. ये कह के कि आपने तो पहले ही हमें वो लैंड दे दिया था, अब कैसे सेल? ठीक है. अब डिफेंडेंट ने क्या कहा कि ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट फेल्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक ट्रांसफ़र में हमें हमेशा एक रजिस्ट्रेशन करना है. इट्स एन एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी. अब यहाँ पे तो कोई रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, हमने तो सिर्फ मतलब ओरली कह दिया, ये कुछ भी नहीं है. पर हमारे जो कोर्ट के डिसीजन है वहाँ पे क्या बताया गया कि क्योंकि बदरकाली ने पहले ही ओरली ट्रांसफ़र किया था लैंड, she has मतलब the wife has acquired a title by way of the oral transfer. वो ऑलरेडी उस लैंड की मालकिन है. अब उनसे बदरकाली पैसे नहीं ले सकते. Though there was no registered instrument, still it was a formal legally binding transfer. ठीक है, हो गया. और ये जो हमारे सेलर और बायर का जो बात है वो ये है कि द पर्सन हू सेल्स द प्रॉपर्टी इज द सेलर एंड द पर्सन रिसीव्स द प्रॉपर्टी इज द बायर. और कुछ नहीं है यहाँ पे. हाँ, और राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज सेलर एंड द बायर, ये सारे जो हमारे एक्सचेंज लीज गिफ्ट सब में हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये आप सिर्फ रीड करेंगे. जैसे कि यहाँ पे पेज 30 पे दिया गया है कि द सेलर हैज़ टू disclose defects, we are doing the liabilities of the seller. सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसे दे देना है. सेलर को सारे क्वेश्चंस की आंसर कर देनी चाहिए इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी बिफोर सेलिंग. he has to take care and preserve the property before delivery.
फिर बियर ऑल द पब्लिक चार्जेस, बायर को वो प्रॉपर्टी की पोजेशन दे देनी है। फिर हम आते हैं राइट्स ऑफ द सेलर पे, कलेक्टिंग रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द बायर इफ़ द पेमेंट इज़ स्टिल लेफ्ट और पेंडिंग, ये है राइट्स। फिर बायर की भी कुछ लाइबिलिटीज़ है और बायर की भी कुछ राइट्स है। ये सब आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे जैसे कि हमने हाईलाइट किया, यू जस्ट रीड इट 3-4 टाइम्स बिफोर योर एग्जाम एंड आई नो यू विल बी गुड टू गो। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है लीज़। अब आप जानते ही है कि हम लोग रेंट पे एक फ्लैट देते हैं, एक घर देते हैं, तो उसे कहते हैं लीज़। लीज़ मतलब क्या? लीज़ इज़ अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एन्जॉय अ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस। यहाँ पे भी कंसिडरेशन प्राइस ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को पढ़ना है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर क्या है? लेसर मतलब जो कि प्रॉपर्टी दे रहे हैं ऑन लीज, एंड लेसी इज द पर्सन हु रिसीव्स द प्रॉपर्टी बाय गिविंग द रेंट, बाय गिविंग द प्राइस टू द लेसर। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द लेसर क्या है? पहले तो अगर कोई डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में उसे डिस्क्लोज करना, गिविंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी एंड मेकिंग श्योर दैट द लेसी एंजॉयज द प्रॉपर्टी विदाउट एनी इंटरप्शन अपॉन द पेमेंट ऑफ मनी। ये 3 पॉइंट्स है आपका राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द लेसर में। अब लेसी की कई सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, जैसे कि अगर हमारी प्रॉपर्टी की किसी भी पार्ट डिस्ट्रॉयड है तब हमारे जो लेसी है वो इस लीज को वॉइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो डैमेज प्रोडक्ट क्यों नहीं लेंगे। फिर इफ़ द लेसर फेल्स टू मेक एनी पेमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी देन द लेसी शैल मेक इट एंड देन रीइंबर्स एंड टेक द मनी फ्रॉम द लेसर। फिर लेसी फर्दर ये प्रॉपर्टी को लीज कर सकते हैं किसी और इंसान से, उसे कहेंगे हम सब लेसी, ठीक है। ये सारे कुछ लाइबिलिटीज़ है। राइट्स भी है, जैसे कि अगर हमारे लेसर प्रॉपर्टी की कनेक्शन में कोई रिपेयर करे और पैसा ना दे पाए तब हमारे लेसी वो पैसा देंगे और फिर वो रिकवर भी करेंगे लेसर से, ये उनका राइट है। और काफ़ी सारे ड्यूटीज़ भी है, जैसे कि पेइंग द रेंट इन प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, हमारी जो प्रॉपर्टी को उन्हें प्रिजर्व करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ये सारे ड्यूटीज़ भी है, बस और कुछ नहीं है। फिर हम आते हैं एक्सचेंज पे। अच्छा, उसके पहले हमारे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि गजाधर वर्सेस रोम है। या क्या हुआ था यहाँ पे, एक थिएटर जो था वो सबलीज्ड किया गया था। एक हमारे ओरिजिनल लेसर है, उसने एक लेसी को दिया, सपोज बी को दिया। अब बी हमारे कौन है? लेसी है। अब बी जो है वो भी लीज पे दे रहे हैं सी को, तो सी है सब लेसी। इस केस में जो हमारे सब लेसी है उनको वो थिएटर को एंजॉय करने से प्रिवेंट किया हमारे ओरिजिनल लेसर ने, तो ऑब्वियसली ही हैज़ ब्रीच्ड द लॉ एंड द सब लेसी कुड हैव sued द ओरिजिनल लेसर। फिर हम आते हैं एक्सचेंज पे। एक्सचेंज मतलब क्या? व्हेन 2 persons ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, इट्स कॉल्ड एक्सचेंज। और ये डिटेल्स में मेंशन है सेक्शन 118 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न है वो है अनदर प्रॉपर्टी, एंड दिस कैन ओनली बी बाय सेल। एग्जाम्पल क्या है? फॉर इंस्टेंस, आई एम गिविंग यू समथिंग, आई एम गिविंग यू माई लैंड इन एक्सचेंज फॉर अ फार्म हाउस। फॉर इंस्टेंस, आपको हमसे लैंड मिल रहा है और हमें आपसे वो फार्म हाउस मिल रहे हैं, अनदर प्रॉपर्टी मिल रहे हैं, ठीक है। दैट्स द कंसिडरेशन। यहाँ पे भी बायर और सेलर ही होगा, जैसे हमारे यहाँ सेल में था। हम अगर दे रहे हैं तो बायर है, आप अगर ले रहे हैं तो सेलर है। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली कंस्टिट्यूट्स अ गिफ्ट। यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होंगे। द पर्सन हु गिव्स द गिफ्ट इज द डोनर, द पर्सन हु रिसीव्स द गिफ्ट इज द डोनी। अब हम आते हैं इस चैप्टर की लास्ट पार्ट में, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? हम इंट्रोडक्शन में इसके पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, अब हम डिटेल्स में करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नीदर मूवेबल नॉर इमूवेबल। इफ़ यू रिमेंबर, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इनटैंजिबल टू, इट कैन नॉट बी टच्ड। डेफिनेशन क्या है? फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ये आप बुक में मार्क कर लीजिए, काफ़ी बार आ चुके हैं बोर्ड्स में भी। एनी वर्क सच एज
invention or an artistic work or a literary work, design, etc., which are created by the knowledge and intellectual capacity of a person is called intellectual property. ठीक है? And there are several types of intellectual property like trademarks, patents, copyrights, designs, and geographical indication. Trademark refers to the brand names, any mark put on the product which helps people in distinguishing them from other products. जैसे कि Apollo Pharmacy या फिर टाइटन वॉचेस, कुछ रिनाउंड ब्रांड्स जो भी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में आपके मतलब चॉइस के अकॉर्डेंस में, तो वो है ट्रेडमार्क, एक ब्रांड नेम, एनी मार्क पुट ऑन द प्रोडक्ट. हो गया. पेटेंट्स क्या है? पेटेंट्स रेफर टू द राइट्स ग्रांटेड ओवर द इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द पर्सन हु makes the product is called the patent owner. That person has invented the product and has exclusive right over it. The person can decide upon the usage. वो product कैसे use होंगे वो absolutely decide करेंगे हमारे patent owner. ठीक है. फिर copyrights मतलब एक ऐसे right है जो कि we obtain over the creation of any literary or artistic work. अगर हम एक बुक लिखे, एक फिल्म बनाए या फिर एक स्क्रिप्चर लिखे, then we have एब्सोल्यूट राइट ओवर इट. अगर कोई और हमारी बुक्स पे, हमारे आइडियाज़ पे कोई अपने कुछ मतलब काम करना चाहे, तब द पर्सन हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम मी बिफोर डूइंग दैट. ठीक है, दैट्स कॉपीराइट. राइट ऑब्टेन्ड ओवर द क्रिएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट. देन वी हैव डिज़ाइंस. एनी डिज़ाइन इन्वेंटेड बाय अ पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड बाय डिज़ाइंस. डिज़ाइन मतलब सपोज द डिज़ाइन ऑफ अ बिस्किट रैपर और अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, डिज़ाइन ऑफ अ कार, ये सारे एग्जांपल्स हैं डिज़ाइंस के. जैसे कि बिस्क फार्म की इतने सारे बिस्किट्स मिलते हैं, उनके कुछ डिज़ाइंस है, इट बिलोंग्स टू देम एक्सक्लूसिवली. वी कैन नॉट कॉपी देयर डिज़ाइन एंड मेक आवर ओन प्रोडक्ट, दैट वुड बी इलीगल. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है. सर्टेन प्रोडक्ट्स और गुड्स, they have a specific geographical origin and they possess characteristics that attribute to the place of origin. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि एक जगह से बिलोंग करते हैं and they also possess the characteristics attributable to the place. For instance, दार्जिलिंग टी. इंडिया के बेस्ट टी मिलते हैं दार्जिलिंग में, जो कि है नॉर्थ बंगाल में. एंड और सपोज तिरुपति लड्डू, आपने ये सुना ही होगा. हम जो तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं, उनकी जो वर्ल्ड फेमस लड्डू है, we know them as Tirupati Laddu because they possess characteristics of the place. That's a geographical indication. So that's it about the chapter on the law of property. I think you were able to understand most of the things. And अगर आपको समझने में किसी भी जगह पे, if you couldn't understand, please let me know in the comments. And please, if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. That would be a lot of help for me. And thank you so much. Best of luck for all your exams, your unit test, midterm, your final boards. Meet you in the next video. Bye.